Hello students, we are back with another new video and we are reading the chapter 2 of civics, diversity and discrimination, and in this video we will talk about discrimination, caste discrimination in India. So let's read about it. You have read about how society was divided into 4 main castes in ancient India. हम लोगों ने पढ़ा है कि जो एंशंट इंडिया था, प्राचीन भारत था, उसमें जो सोसाइटी था वो 4 मेन कास्ट्स में डिवाइडेड था. डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू 4 ग्रुप्स वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन. और ये सब जो डिवीजन था, ये जो बंटवारा था समाज का, ये ऑक्यूपेशन के आधार पर था, यानी उनके काम के आधार पर था. द फर्स्ट 3 कास्ट वर सपोज टू be the high born caste because of the functions of the functions they performed. और जो पहली फर्स्ट 3 कास्ट थी उनको हाई बॉर्न कास्ट माना जाता था क्योंकि उनके फंक्शन थोड़े अलग होते थे, उनके काम अलग थे. The members of the 4th caste were poor and served the other 3 caste. और जबकि जो दूसरे 4th कास्ट थी, उस कास्ट के लोग पुअर थे और वो बाकी की 3 कास्ट थी उनकी सेवा करते थे, उनको सर्व करते थे. दे परफॉर्म्ड मैनुअल टास्क, काफ़ी अलग अलग तरह के टास्क करते थे वो. अ पर्सन बॉर्न इन ए पर्टिकुलर कास्ट कुड नॉट चेंज हिज जॉब. और अगर कोई पर्सन किसी भी पर्टिकुलर कास्ट में उसका जन्म होता तो वो अपना जॉब को चेंज नहीं कर सकता था, उसे वही जॉब करना पड़ता जो उसकी कास्ट वाले लोग करते थे. एज टाइम वेंट ऑन द डिवीजन ऑफ द सोसाइटी बेस्ड ऑन द कास्ट सिस्टम बिकेम मोर रिजिड. द लोअर कास्ट कॉल्ड द दलित्स वर ट्रीटेड एज अनटचेबल्स एंड हैड टू लाइव सेपरेटली. तो समय बीतने के साथ साथ क्या हुआ कि जो ये कास्ट सिस्टम था ये और भी ज़्यादा बढ़ता गया, और भी कठोर हो गया, मोर रिजिड. और जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको दलित बोला जाने लगा और उनको अनटचेबल्स यानी अछूतों की तरह उनके साथ में ट्रीट किया जाता था और उनको सेपरेटली रहना पड़ता था, अलग से रहना पड़ता था. दे वर असाइन्ड मैनुअल वर्क एंड वर कंसिडर्ड एज आउटकास्ट. उनको आउटकास्ट माना जाता था, बाहरी जाति के लोग माना जाता था. दे वर डिनाइड अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन एंड वर्क. दे कुड नॉट यूज द सेम पब्लिक फैसिलिटीज सच एज वेल और स्कूल फ्रिक्वेंटेड बाय द अपर कास्ट पीपल. तो उनके साथ में एजुकेशन और वर्क में भी उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती थी और उनको पब्लिक फैसिलिटीज भी यूज नहीं करने दी जाती थी. जैसे कि गांव का कुआं होता था या स्कूल होता था, उनमें उनको शामिल नहीं होने दिया जाता था, उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता था उनके द्वारा. पर्सन्स ऑफ हायर कास्ट वुड नॉट इंटरेक्ट विद देम. इट वॉज एन इनह्यूमन प्रैक्टिस विच हैज लेफ्ट इट्स अगली मार्क ऑन इंडिया. टुडे पीपल हु बिलोंग टू दिस कास्ट आर नोन एज शेड्यूल कास्ट. और ये जो जिनको दलित बोला जाता था, लोअर कास्ट के लोगों को, उनके साथ में जो अपर क्लास के लोग होते थे वो कोई भी किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं रखते थे, किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखते थे. और ये एक इनह्यूमन प्रैक्टिस थी इंडिया में. और आगे चल के इन्हीं लोगों को शेड्यूल कास्ट बोला जाने लगा, शेड्यूल कास्ट. नाउ देयर इज ए केस स्टडी. The first experience of caste-based discrimination by Dr. B.R. Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar को हर कोई जानता है. Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar was one of the great Indian leaders and scholar of the 20th century. He is considered as the father of the Indian Constitution. He was born in Meher caste family of Madhya Pradesh. The Mahars वर कंसिडर्ड एज अनटचेबल्स. तो ऐसी जाति में इनका जन्म हुआ था जिसको अनटचेबल माना जाता था, अछूत माना जाता था. मध्य प्रदेश में इनका बर्थ हुआ था. They were poor also. They had no choice but had to work as their parents did.
parents did. They lived in the outskirts of the village. गांव के बाहर रहते थे. Dr. Ambedkar was the first person from his caste who completed his college education. तो अपनी कास्ट में ऐसे पहले पर्सन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिन्होंने अपनी कॉलेज का एजुकेशन कंप्लीट की, कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट की. देन ही वेंट टू इंग्लैंड टू बिकम ए लॉयर. उसके बाद वो इंग्लैंड चले गए लॉयर बनने के लिए. इन स्पाइट ऑफ बीइंग बोर्न इन दलित फैमिली ही फॉट अगेंस्ट ऑल प्रेजुडिस. ही फॉट फॉर द राइट्स ऑफ द Dalit community as a law minister of India. One of his greatest contribution was making the practice of untouchability illegal. तो दलित फैमिली का होते हुए भी ये प्रेजुडिस के खिलाफ लड़े और दलित कम्युनिटी के अधिकारों के लिए, उनके राइट्स के लिए हमेशा ये लड़े और ये इंडिया के लॉ मिनिस्टर बने. और जो अनटचेबिलिटी थी, छुआछूत, इसको इलीगल बनाया. Dr. Ambedkar shares his first experience of caste-based discrimination in 1901 at the age of just 9 years. He and his brothers had to go to Koregaon, presently in Maharashtra. At the railway station, the station master first considered them Brahmin children, so he treated them very well. But when he knew that they were Mahars, his face underwent as a sudden change. Moreover, there were many bullock carts at the station paying for hire, but none of them was ready to take these brothers to the destination even at the double of the existence rate. After knowing about the caste, the cartman thought that they would be polluted. Also, they thought that they would demean themselves by carrying passengers or the untouchables caste. तो ये डॉक्टर अम्बेडकर का एक पहला एक्सपीरियंस जो वो बताते हैं कि जब वो 1901 में जब वो केवल 9 इयर्स के थे तो वे अपने ब्रदर्स के साथ में कोरेगांव जा रहे थे, जो कि आज के महाराष्ट्र में है. वहाँ के रेलवे स्टेशन पे जो स्टेशन मास्टर था, पहले तो स्टेशन मास्टर ने उनको ब्राह्मण समझा, लेकिन और ब्राह्मण समझ के उनके साथ में अच्छा व्यवहार किया, अच्छे से ट्रीट किया. लेकिन जैसे ही उस स्टेशन मास्टर को पता लगा कि इनकी कास्ट तो महर है, ब्राह्मण नहीं है, तो उसका चेहरा उतर गया और उसने उनके साथ में बुरा व्यवहार किया. और यहाँ तक कि जो बुलॉक कार्ट्स थी, बैलगाड़ियाँ थी जो स्टेशन से पैसेंजर्स को उनके डेस्टिनेशन तक ले जाती हैं, तो वो लोग भी, बुलॉक कार्ट वाले भी डॉक्टर अम्बेडकर उनके भाइयों को उनके डेस्टिनेशन तक ले जाने के लिए मना कर रहे थे. क्यों? क्योंकि वो महर कास्ट के थे, लोअर कास्ट के थे. क्या समझते थे कि अगर वो उनकी गाड़ी में बैठ जाएंगे, उनकी बैलगाड़ी में बैठ जाएंगे, तो उनकी बैलगाड़ी इम्प्योर हो जाएगी, अशुद्ध हो जाएगी. ऐसा वो सोचते थे कि वो पॉल्यूट हो जाएंगे, दूषित हो जाएंगे. Obviously, it was very insulting and a hurtful experience for them. This incident shows that caste-based discrimination not only prevents the lower caste people from selecting the professions of their own choice, but it also denies them as respect and dignity given to others. बहुत ही बुरा व्यवहार उनके साथ में इंसल्ट की, उनको हर्ट किया. और ये सब इंसिडेंट शो करते हैं कि ना केवल लोअर कास्ट के लोगों के साथ में ना केवल उनके प्रोफेशन को चूज करने में भेदभाव होता है, बल्कि उनकी रिस्पेक्ट और डिग्निटी को भी चोट पहुंचती है. तो दिस वाज एन एक्सपीरियंस ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. द कॉन्स्टिट्यूशन एंड respect for diversity. The Indian freedom struggle was not only a movement for freedom from British rule, it was also the movement of various large groups of people who also fought to claim an equal position with the rest of the social group. तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल था, ये ना केवल ब्रिटिश रूल से खुद को
फ्री करने का था, खुद को आज़ाद करने का था, बल्कि ये सभी लोगों को इक्वल मानने के लिए भी एक मूवमेंट था। दलित, women, tribals and peasants fought against the inequalities they experienced in their lives. So the leaders who were given the responsibility of drafting the Indian Constitution set out to ensure that all the people of India were considered equal. तो जिन लोगों को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जिम्मेदारी दिया गया, उनको इस बात का श्योर किया गया कि पीपल ऑफ इंडिया वर कंसिडर्ड इक्वल, सभी इंडिया के सभी लोग इक्वल हैं, बराबर हैं। दिस इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन्स इज सीन एज ए की वैल्यू दैट यूनाइट एज ऑल द इंडियंस। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू एवरीवन irrespective of his caste, creed, religion और जेंडर। यानी कि हर इंडियन समान है, चाहे वो किसी भी जाति से आता हो, किसी भी रिलीजन से आता हो, या उसका कोई भी जेंडर हो। अनटचेबिलिटी इज सीन एज ए क्राइम एंड हैज बीन लीगली अबॉलिश्ड बाय लॉ। अब अभी अनटचेबिलिटी को एक क्राइम माना जाता है और इसको अबॉलिश कर दिया गया है, इसको खत्म कर दिया गया है। Fundamental rights and directive principles of state policy. The fundamental rights of our constitution uphold the principles of equality and freedom. People are free to follow their own religion and promote their culture. लोगों को अपने धर्म को मानने की और उसको प्रमोट और अपने कल्चर को प्रमोट करने की पूरी आज़ादी है। People are free. People are free. लोग आज़ाद हैं। At the same time, it safeguards its citizens from exploitation and provides for equal opportunities. Any person who is denied his rights can go to a court of law. अगर किसी पर्सन के साथ में ऐसा होता है कि उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, तो वो कोर्ट में जा सकता है। The Constitution also directs the government to make policies and adopt measures which will bring about social and economic reform and equality. For example, it is required to ensure that there is a fair distribution of wealth. सभी में wealth का fair distribution हो। There is free and compulsory education till the age of 14 years तक के सभी बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिले। देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अगर एक जैसे काम के लिए इक्वल वर्क के लिए इक्वल पेमेंट मिले। देयर आर सुटेबल अरेंजमेंट्स एंड लॉज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द ओल्ड, द सिक एंड द मॉरल वैल्यूज आर मेंटेन्ड। इनैक्टमेंट्स टू अपलिफ्ट द discriminated sections of society which have suffered from social and economic disabilities. उन लोगों को ऊपर उठाना जिनके साथ में सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। इंट्रोडक्शन ऑफ इफेक्टिव स्कीम टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम रूरल एंड अर्बन एरिया। शहरी इलाकों या गाँवों के इलाकों से पॉवर्टी यानी गरीबी को हटाना, ऐसी स्कीम लाना, ऐसी योजनाएं लाना। Empowerment of women through education and by providing them with legal protection. महिलाओं को भी उनको ऊपर उठाना, उनका सम्मान ऊपर उठाना, उनको भी opportunities देना। So however we must understand that only laws do not help the weak and vulnerable. Despite the constitutional provisions, there are groups that still face discrimination. It is our basic understanding of the situation which is required so that we develop a healthy attitude towards the existing diversities in the society and play a meaningful role in strengthening the fundamental unity of India. So we have completed the chapter and you should read this chapter again and again. चैप्टर को बार बार रीड करें, समझे। and in the next video tomorrow we will find the answers of the question of this chapter. Okay, till then take care, have a nice day.